Assalamualaikum students, I hope you will be fine. Today we will study the science in grade 3. So open your book. Today our unit is unit number 3. Open your book with me. Okay student, today our unit is unit number 3 and our unit name is the human body, Insani Jism. First of all, I will do reading for you, then I will explain paragraph to paragraph. The human body is a complex but an amazing machine. Just like a machine, our body is made up of many different parts called organs and their basic unit is cell. इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि जिस तरह से एक मशीन के मुख्तलिफ़ तरह के हिस्से होते हैं जो उसके मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म के भी अज़ा होते हैं जो उसके मुख्तलिफ़ तरह के काम सरअंजाम देते हैं। जैसे आपके पास आपका जो दिल है वो एक अलग अज़ा है आपके जिस्म का, आँख, नाक, कान, और ये अज़ा किससे मिलके बने होते हैं? ये अज़ा जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो सेल्स हैं उनसे मिलके बने होते हैं। जो आपके पास क्या कहलाती है, किसी भी लिविंग जानदार चीज़ के लिए बुनियादी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. द ह्यूमन बॉडी इज़ composed of millions of cells. They provide structure for the body, take in the nutrients from food and carry out important function. Cell groups together to form tissues. सेल हमारे पास क्या करता है? सेल जो है वो बेसिक यूनिट है. अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सेल किसी भी लिविंग थिंग के लिए बेसिक इकाई है और ये बहुत छोटा सेल होता है और तकरीबन हज़ारों लाखों सेल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. और ये सब सेल करता क्या है? सेल का काम है कि एक तो ये एक जैसे सेल मिलकर एक पूरा अज़ा बना देते हैं. जैसे दिल के तमाम सेल जो है वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे. और इसी तरह आपके पास जो है वो आपकी बाजू है, आँख है, उसके सेल सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे. और जिस एक तरह के सेल होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गन और एक अज़ा बना देते हैं. और इनका काम क्या होता है? एक तो सबसे पहले ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं. दूसरी बात, जो हम खाना पीना खाते हैं वो खाना उस खाने से जो है न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत लेकर ये हमारे जिस्म के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं. और सेल, एक तरह के जो सेल हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पास टिश्यू बना देते हैं और फिर उन टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनता है आपके पास और मसल्स बनते हैं. टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विथ अ सिमिलर शेप एंड फंक्शन. ईच टिश्यू हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब. Together they do a number of useful jobs for the body. They protect the body from injury and infection, help coordinate body movement, give the body a frame like tissue group together to form organs. अब टिश्यूज़ में क्या है कि जब एक जैसे सेल मिलते हैं और जिनका काम भी एक जैसा होता है वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद वो क्या करते हैं? वो टिश्यूज़ बना देते हैं. और ये टिश्यू क्या करते हैं कि ये आपको इन्फेक्शन से और इंजरी से, आपको ज़ख्मी होने से महफूज रखते हैं. और ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी जिस्म के डिफरेंट हिस्से जो है, डिफरेंट अज़ा जो है वो दूसरे अज़ा के साथ मददगार साबित होते हैं और उनके इंसान अपने मुख्तलिफ काम को सरअंजाम देता है. ऑर्गन्स आर ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू डू अ जॉब. ईच ऑर्गन परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, लंग्स are organs made up of tissues that help in breathing. The heart is an organ made up of tissues that work together to pump blood. When organs combine, they form an organ system. Organ का क्या मतलब है? अज़ा. अब अज़ा हमारे पास क्या है
कि जो एक जैसे टिश्यूज़ होते हैं जिनका काम एक जैसा होता है, जो एक तरह से काम करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर एक तरह का होता है, वो क्या करते हैं, वो मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना देते हैं जो एक प्रॉपर काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपके फेफड़े हैं, उनके जो ऑर्गन्स होंगे, उनके जो टिश्यूज़ होंगे, वो क्या होंगे, उनका सबका काम क्या होगा, सांस लेना होगा। वो एक जैसे टिश्यूज़ जो होंगे फेफड़ों के, वो हेल्पफुल होंगे एक दूसरे का काम करने में, ब्रीथिंग प्रोसेस को आसान बनाएंगे। इसी तरह जो आपका दिल है, दिल का काम है ब्लड को पंप करना, तो जितने भी तमाम दिल के जो सेल होंगे, उन सब का जो काम होगा, वो उन सब के टिश्यूज़ का काम क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो काम करेंगे और वो कंबाइनली ऑर्गन के सिस्टम को बनाएंगे और वो टास्क को परफॉर्म करेंगे। ऑर्गन सिस्टम, अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है जो अज़ा जो काम करता है, वो पूरा एक सिस्टम बनाना। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब फॉर द बॉडी। एक ऑर्गन सिस्टम तमाम ऑर्गन के तमाम सेल और टिश्यू जो है वो मिल के एक ख़ास किस्म का काम सर अंजाम देने के लिए इकट्ठे काम करते हैं, वो आपके पास पूरा एक सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो आई है, आपकी आई के आपके आँख का काम है देखना। आपकी आँख के जितने भी सेल हैं वो सब के सब क्या करते हैं, देखने का काम कर रहे होते हैं, उसके साथ वो सारे हेल्पफुल हुए हुए होते हैं। तो इसी तरह से जो आपके लंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एन ऑर्गन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नोज, विंडपाइप एंड लंग्स। अब यहाँ रेस्पिरेटरी हमारा तनफ़ुस का जो निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुस जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है कि ये एक पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो है वो तमाम, अब इसमें आपका नाक भी आ जाता है, आपका विंड पाइप भी आ जाता है और आपके फेफड़े भी आ जाते हैं। अब नाक, सबसे पहले जब यहाँ देखें कि नाक है, नाक के अंदर जिस तरह के सेल जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल चाहिए होंगे, उसी तरह के सेल ये सारे इसमें लगे हुए होते हैं। और आपके नाक से ये होते हुए विंड पाइप, और विंड पाइप से होते हुए सारे आपके फेफड़े के अंदर वो उस एक तरह के सेल होंगे जिनका सबका काम क्या होगा, एक दूसरे ऑर्गन को, एक दूसरे अज़ा को मदद करना सांस लेने के लिए। The human body consists of many organ system. One such system is the musculoskeletal system. It is composed of muscles and the skeleton. Do you remember how many bones an adult has in her skeleton? The skeleton provide the frame for the body. Muscles in coordination with bones help in the movement of the body. Muscles are present all over the body, so we can say that every system has a unique function of its own, but all organ systems work together to keep our body up and running. Let's have a detailed look at the sum of the organ system. Okay, स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है कि आप देखें कि हमारा जो है, आपको पता है कि एक बड़े आदमी के अंदर जो है वो कितनी बोन्स होती हैं, 306 बोन्स। ओके स्टूडेंट, 306 बोन्स एक छोटे बच्चे के अंदर होती हैं, जो बाद में बड़ी जब छोटी छोटी बोन्स जो है वो ज्वाइन हो जाती हैं तो वो एक बड़े आदमी के अंदर 266 और राउंड अबाउट कुछ इस तरह की उनकी तादाद रह जाती है। अब ये जो बोन्स हैं ये आपके जिस्म को क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक ढांचा आपकी जिस्म का बना देती हैं। अब जैसे आप देखें कि सब इस ढांचे का जो मेन फंक्शन है वो आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी अदा करती है, जिसको आप बैकबोन भी कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी से ये तमाम दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी तक ये सारे सिग्नल जाते हैं और ये आपस में क्या है, इनका तावन होता है। सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं कि दिमाग
फिर आगे जो है ना वो क्या करता है, दूसरे मसल्स होते हैं, न्यूरॉन्स को देता है और इस तरह से मूवमेंट होती है इनकी। तो इस तरह इनकी कोऑर्डिनेशन के तहत क्या हो रहा होता है, जिस्म मुख्तलिफ तरह के काम को सरअंजाम दे रहा होता है। अब हमारे पास क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, हमारा सांस लेने का जो अमल है उसको आप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अम्ल तनफ़ुस। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज मेंशन्ड अर्लियर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, windpipe and lungs. It helps in breathing. The air we inhale is not always pure. It needs to be cleaned, moistened and warm before going to the lungs. The clean and moistened process is done by hair having a stick substance called musk. It is present in the nose. अब यहाँ हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो अम्ल तनफ़ुस है वो सिर्फ एक डायरेक्ट हमारे फेफड़ों से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, नाक के ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं, हवा को हम अंदर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद विंड पाइप जो हमारे नाक से होती हुई हमारे हलक और हलक से फिर गले से होती हुई वो हमारे फेफड़ों की तरफ जा रही होती है। ये देखिए, ये आपका नाक है और नाक से ये होती हुई यहाँ पे आपके पास यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर आपकी विंड पाइप यानी ये सांस की नाली जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके फिर ये फेफड़े यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि नाक से आप सांस लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आपको मालूम है कि जो भी हम हमारे जो फेफड़े हैं उस तक साफ़ और थोड़ी गर्म हवा जो है वो जानी चाहिए। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे नाक के अंदर क्या लगाया हुआ है, नाक के अंदर जो है वो हेयर्स लगे हुए हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, ब्लैक कलर के हेयर्स हैं जो थोड़े थिक हेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, डस्ट को रोकते हैं और जो एयर हम लेते हैं, हम अंदर सांस लेते हैं, वो उसे थोड़ा क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। और जितनी भी गंदी एयर के अंदर कोई डस्ट के ज़र्रात या इस तरह की कोई चीज़ होती है वो सारे के सारे वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, वो हमारी वेंट पाइप के अंदर, हमारी सांस की नाली के अंदर नहीं जाते। द इनहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। अब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर हम क्या चीज़ अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन एंटर द वेंट पाइप opening of the nose through nostril and finally reach the lungs. Here in the oxygen mix with the blood in the lungs and makes the blood rich in the oxygen. At the same time, carbon dioxide gas is removed from the blood, which is then carried back through the respiratory tract and finally exhale. अब आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अंदर की तरफ खींचते हैं, हमारे नाक के ज़रिए वो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और सांस की नाली से होती हुई हमारे फेफड़ों की तरफ जाती है और फेफड़ों से वो हमारी क्या होता है कि हमारे खून के अंदर शामिल हो जाती है और हमारे खून को साफ़ करती हैं और उसके नतीजे के तौर पे फेफड़े क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे जिस्म से, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, उसे बाहर निकाल देती हैं। एक तरफ हमारा नाक क्या कर रहा होता है, हवा में से ऑक्सीजन को खींच रहा होता है और दूसरी तरफ साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर खारिज कर रहा होता है। सेकंड हमारा सिस्टम क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारी खुराक के हजम होने का जो निज़ाम है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, small intestine, large intestine and anus. When we eat food, it is chewed and mixed with saliva or a watery fluid in our mouth and passed into the food pipe. Food enters the stomach from the food pipe. अब ये जो हमारा खाना खाने का जो प्रोसेस, खाना जो हज़म होता है हमारा, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर सबसे पहले आपका जो मेन है वो मुंह,
फिर उसके बाद फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन एंड एनस। आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके मुंह के ज़रिए जो है वो फूड पाइप के अंदर जाता है। आप पहले अपना निवाला खाना जो भी आप मुंह में डालते हैं, उसके बाद आपका खाना जो है वो आपके दांत क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे बारीक बारीक ज़र्रों में कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। उसके बाद ये एक लिक्विड जो हमारे मुंह में स्लाइवा मौजूद होता है, उसके साथ ये पतला और नरम हो जाता है। और फिर उसके बाद ये क्या है कि हमारी खाने की जो नाली, जिसे आप कहते हैं फूड पाइप, उसके अंदर से गुजरता हुआ ये हमारे मैदे के अंदर चला जाता है। हेयर फूड मिक्स विद some digestive juices and becomes soft. Then food enter the small intestine where digestion take place. The digestive food gives us energy to work and play. The undigested food is then pushed into the large intestine and finally exerted out from the body through the anus. अब ये खाना जो हमने खाया, इसके बाद जब स्टमक में ये मैदे में पहुंचता है तो वहाँ हमारे पास हमारे मैदे के अंदर कुछ जूसेस होते हैं जो इसे क्या कर देते हैं, मज़ीद नरम बना देते हैं। और फिर खाना जो है वो हमारे छोटी आंत में चला जाता है, जहाँ हमारा क्या होता है, जो हज़म होने का प्रोसेस है वो मुकम्मल होना शुरू होता है। उसके बाद यही खाना हमारे लिए बारीक बारीक ज़र्रात में तब्दील होने के बाद हमारे जिस्म के लिए एनर्जी के तौर पे काम करता है। और वो खाना जो हमारे लिए एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो सारा का सारा हमारे फिर क्या कहते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन से होता हुआ हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। और वो खाना जो हमारे लिए हमारे जिस्म में हज़म नहीं हो सकता, वो फालतू होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन के अंदर धकेल दिया जाता है। और फिर लार्ज इंस्टेंटाइन से एनस के ज़रिए वो फालतू या इजाफी खाना हमारे जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिए, ये आपका माउथ है, आपने खाना खाया, यहाँ आपने अपने दांतों में इसको चबाया, उसके बाद आपके गले में फूड पाइप लगी हुई है। अब फूड पाइप के ज़रिए यह खाना आपके जिस्म से नीचे की तरफ उतरता है। ये आपका यहाँ मैदा है। जब मैदे के अंदर खाना पहुँचता है तो ये आपकी स्मॉल इंस्टेंटाइन है और ये आपकी जो है ना वो लार्ज इंस्टेंटाइन है। अब जब स्मॉल आपका खाना जो भी आपने खाया है, उसके बाद आपके पास क्या है कि जब जो जितना भी खाना हमारे लिए ज़रूरी था वो हमने कि सब का सब हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहीं से आप देखें कि स्मॉल इंस्टेंटाइन से ये खाना हमारे जिस्म के अंदर जितना हमारे लिए ज़रूरी था वो हमने रखा। उसके बाद ये जो आपकी बाहर की तरफ लार्ज इंस्टेंटाइन है, ये लार्ज इंस्टेंटाइन के अंदर बाकी खाना क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर पुश कर दिया जाता है, इसकी तरफ निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर ये आप देखिए एनस से आपका बना हुआ, इस एनस के ज़रिए जो है वो हमारे जिस्म से खाना फालतू जो होता है, जो हमारे लिए जिस्म के लिए यूज़लेस होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अब आ जाइए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। The heart is a pumping organ. It pumps oxygen rich blood to all parts of the body. It has 4 chambers. On average, the heart can pump 7 liters of blood around your body. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि आपके जिस्म का जो खून का साफ़ होने का सिस्टम है, खून का साफ़ होने का जो पूरा मुकम्मल प्रोसेस है, उसको आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके पास आपका दिल है, आपके जो है वो दिल से जो है वो जुड़ी हुई सारी नालियां हैं, खून की नालियां जो जिस्म के अंदर साफ़ खून जो है वो मुहैया करती हैं और गंदा खून जिस्म से बाहर निकाल देती हैं। अब हमारे पास एक तकरीबन जो है वो एक खून क्या करता है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, उसे साफ़ कर देता है।
और फिर दोबारा जो है वो ब्लड की तरफ जाता है। एक तरफ आपके जिस्म के अंदर क्या है कि गंदा खून आपके जिस्म के पूरे जिस्म से जो है ना वो आता है, दिल के अंदर इकट्ठा होता है, और फिर दूसरी तरफ दिल क्या कर रहा होता है कि खून उसको साफ करता है, ऑक्सीजनेट करता है, और वो एक तरफ से गंदा खून आता है और दूसरी तरफ से आपका साफ खून जो है वो पूरे जिस्म के अंदर दोबारा वापस जा रहा होता है। तकरीबन आपके जो है वो दिन एक जो है 7 लीटर खून जो है वो क्या करता है, आपका दिल उसको साफ करता है। तो बच्चों, हमारा जो आज का यूनिट था उसका वो था आपके जिस्म के बारे में और आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के बारे में, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में कि वो किस तरीके से काम करते हैं। एक जिस्म का हिस्सा दूसरे जिस्म के हिस्से के साथ मिल के उसके फंक्शन को, उसके काम को मुकम्मल करने में मददगार साबित होते हैं। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपने इसकी 3 से 4 दफ़ा रीडिंग करनी है। यू हैव टू डू वॉच द वीडियो केयरफुली। ये आपका पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।